कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। अरे बेटा हर्षिता बंद करो, चलो पढ़ो। हाय बच्चों, मैं एचएस हूँ और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है। हम लोग 2 दिनों से सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। सो बीइंग एनी लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो बच्चों यहां पर हेडिंग देता हूं, आप लोग लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। चलिए फटाफट इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करके फिर इसको हम लोग बिल्कुल मास्टरिंग कर लेते हैं इसके प्रॉब्लम पर। तो देखो बच्चों, ये मान लो कोई एक रॉड है ना, इसके ऊपर भी एक फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। इस पर मान लो मास यहाँ पर है, फिर यहाँ पर मास 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 है। तो बेटा ये बताओ तुम लोग कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे सेंटर ऑफ मास का। ये मास लेते थे, इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे। मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मास m1 है, ये मास m2 है, ये m3 है, ये m4 है और ये m5 है। इसकी कोऑर्डिनेट x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसी से इसको कोरिलेट कर देना है। इसमें क्या करते थे, ये मास लेते थे, इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, फिर ये मास इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इसके बाद ये मास इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, ये मास इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, सो ऑन करके ऐड, सबकी मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते थे। इसके बाद टोटल मास से डिवाइड करते थे। तो यहाँ भी जस्ट वही काम करना है, लेकिन बेटा डिफरेंस बस ये है कि इसमें मास डिस्क्रीट था, यहाँ का मास इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ का मास इसका कोऑर्डिनेट। इस वाले फिगर में क्या है कि मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक होमोजेनियस रॉड है, मतलब इसमें मास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर मास एक दूसरे से सटा हुआ है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस समेशन करना होगा और आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस समेशन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक हमें एलिमेंट्री लेना होगा। मान लो हमने x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री dx लिया, ओके। इस एलिमेंट्री का मास हमें लिखना पड़ेगा। मान लो आप कि इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो इसका मास जो dm होगा बेटा, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये मास dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इस मास को इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मास कितने डिस्टेंस पर लिए हैं, x डिस्टेंस पर, इसका कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। इस एलिमेंट्री मास का जो हमने चुना है, इस मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, dm हो जाएगा। ओके बेटा हर्षिता समझ रही हो ना, हाँ चलो ठीक है। इसका मास dm है और इसका कोऑर्डिनेट x है। तो हमें क्या करना होगा, इस dm को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू dm हो जाएगा। फिर अगला मास लेंगे, फिर उसका कोऑर्डिनेट, फिर अगला मास उसका कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से ऐसे समेशन, मतलब पहला हमारा जो टर्म बनेगा वो dm बनेगा, पहला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, dm इंटू x बनेगा, है ना।
dm इंटू एक्स बनेगा। तो इस तरह के मास का ही और उसके कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस समेशन करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड। मान लो इसका लेंथ l है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी l गिवन है, तो ऐसे ही समेशन x dm, फिर अगला x dm, फिर अगला x dm, फिर अगला x dm, तब जाकर ये पूरे रॉड पर जो भी पार्टिकल है उसका समेशन हम कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए होगा तो हमें समेशन कराना होगा dm इंटू एक्स टाइप के टर्म का फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l से पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। एंड फिर क्या करना होगा, ये dm का भी नीचे समेशन करना होगा, पूरे मास से डिवाइड करना होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 ऐसे सॉल्व करते थे और टोटल मास से डिवाइड करते थे। उसी तरह यहाँ पे dm इंटू एक्स, फिर अगला dm इंटू एक्स, अगला dm इंटू एक्स, ऐसे कंटिन्यूअस समेशन करना है। और इस कंटिन्यूअस समेशन को हम लोग जानते हैं कि थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब एक्सियम अगर हमें निकालना होगा बेटा तो dm x का इंटीग्रेशन कर लेंगे x इक्वल टू 0 टू l तक, और फिर यहाँ पर dm का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमें इस तरह से इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्योंकि x एक्सिस पर ही रॉड को हमने एज्यूम कर लिया है, इसकी y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। वहां पर dm की जगह पर हम लोग पुट करते हैं एक्सियम इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, ओके, फिर x से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ भी लैम्डा इंटू dx का इंटीग्रेशन, यहाँ 0 टू l लिमिट लगाओ, यहाँ भी 0 टू l लिमिट लगा लो। देखो लैम्डा लैम्डा दोनों साइड है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो आप इसे यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं या इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी करके आउट भी करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये x dx है, नीचे dx है, तो ऊपर का इंटीग्रेशन x पावर 1 है, तो 1 में n इंटीग्रेशन आप कैसे कराते हो, x पावर n का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा बताइए, x में पर जो पावर n दिया है उसमें एक ऐड करके फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3/3, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 और फिर 1 प्लस 1 2, यानी पावर अगर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मीन 2 हो जाएगा, है ना, और 2 से फिर यहाँ डिवाइड भी करना है। तो इस तरह से ऊपर वाले टर्म इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगाना है 0 से l। यहाँ पर dx है तो dx का बेटा x होगा, और यहाँ पर भी लिमिट लगाओगे 0 से l, तो अब यहाँ पर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा x की जगह पर 0 पुट करने से, फिर यहाँ x की जगह पर l, फिर माइनस का साइन, x की जगह पर 0। चलो ये कैलकुलेशन मैं प्रॉपर्ली कर देता हूँ, l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 हो जाएगा 0 डालने पर, और यहाँ भी l माइनस 0 हो जाएगा। तो ये l स्क्वायर 2 बाई l आपका आंसर कट करके l बाई 2 मिला। मतलब ये हुआ कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास l बाई 2, ऐसे भी होमोजेनियस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करता है, बीच में लाइज करेगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मतलब ये बना कि अगर हमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो सबसे पहले अगर वो लीनियर है, लीनियर डायमेंशन रखा है, तो उसके लेंथ को ही x एक्सिस से जूम कर लेंगे और किसी एंड से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री कट कर लेंगे जिसका लेंथ dx होगा। अब वहां का जो भी लैम्डा गिवन है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है या जैसे भी है, जिस तरह से लैम्डा आपको दिया हुआ है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके dx को लैम्डा इंटू dx करने से dm मिल जाएगा, है ना, लैम्डा इंटू dx करने से और dm मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना होगा बेटा, ये dm मिल गया, कॉल आया है, ये कॉल आया है, रिसीव नहीं करता हूँ, चलिए हो गया। हाँ, dm इंटू एक्स कर लिए, फिर इसको इंटीग्रेट कर लिए, यहाँ देखिए लैम्डा इंटू dx dm था, x से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर लिमिट रख दिया, आंसर l बाई 2 मिल गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि हमें एक एलिमेंट्री लेना है और एलिमेंट्री का मास dm लिखना है, फिर dm लिख करके उसको उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और यहाँ से जो लैम्डा है वो x का फंक्शन है, इस बार ये a प्लस bx है, a प्लस bx है। मतलब
कि यहाँ पर लैम्डा ए है, जैसे जैसे इस एंड से x गिवन है, जैसे मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है तो लैम्डा दिया है a प्लस bx, उसमें एंड देगा कि किस एंड से के फंक्शन के रूप में लैम्डा है। तो मान लीजिए आप एंड a से डिस्टेंस x है और उसके फंक्शन के रूप में लैम्डा a प्लस bx गिवन है, ये एंड b है, इसको ऐसा करते हैं, इसको अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। ओके, ये लैम्डा आपको गिवन है, इसकी सेंटर ऑफ मास में पता करना है। तो x डिस्टेंस पर एक हम dx विड्थ का एलिमेंट्री ले लेंगे, फिर इसका मास यहाँ देखिए dm लिखता हूँ, dm इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। आपका लैम्डा कितना है बेटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू dx है, हमें dm मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, dm को x से मल्टीप्लाई कराना है और फिर dm से भी डिवाइड करना है इंटीग्रेट करके। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, लिमिट लगाना है तो हमें मिल जाएगा xm। चलिए करके दिखा देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा x इंटू dx, x से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ कर ले रहा हूँ, यहाँ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, यहाँ पर फिर dm इन अल्फा प्लस बीटा x इंटू dx, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l। फटाफट सोल्यूशन कीजिए, यहाँ अल्फा x है तो इंटीग्रेशन अल्फा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ अल्फा x है, यहाँ बीटा x स्क्वायर होगा इस x से मल्टीप्लाई होने पर और इंटीग्रेट करना है तो बीटा x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से l देना है। यहाँ देखिए अल्फा है dx तो अल्फा x हो जाएगा, बीटा x है तो बीटा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ सब इंटीग्रेशन हो रहा है, चाहे तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, एक ही ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लिमिट डालिए, लिमिट डालने से क्या होगा, हाँ लिमिट डालिएगा तो अल्फा एल स्क्वायर बाई 2 बीटा एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई, मतलब हम लोगों का आंसर मिलेगा एक्सियम इक्वल टू अल्फा एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई अल्फा एल प्लस बीटा एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, आपको x डिस्टेंस पर जाना है, अगर लैम्डा वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, जैसा भी हो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें dm मिल जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर dm मिल जाएगा और फिर dm को उसके कोऑर्डिनेट x से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, जैसे कि हमने किया है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा x इंटू dx, दिस इज dm और उसका कोऑर्डिनेट x से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ऐसे समेशन को इनफाइनाइट टर्म तक करना है, मतलब ऐसे कंटीन्यूअस समेशन करना है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, क्योंकि कंटीन्यूअस समेशन इज डन बाय द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन हमने किया, फिर यहाँ dm अल्फा प्लस बीटा x इंटू dx, लैम्डा इंटू dx dm हो गया, फिर इसको भी इंटीग्रेट कर लिया और इस तरह से हमें हमारी वैल्यू, हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी xm मिल गई। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब हमारा सिस्टम होगा, इसके लिए निकालें, चलिए निकालते हैं एक सर्कुलर, सेमी सर्कुलर या कोई भी सर्कुलर स्ट्रिप के लिए। जैसे मान लीजिए ये सर्किल का एक पार्ट है, कोई सर्कुलर स्ट्रिप है, सर्कुलर वायर है ना, और ये जो है यहाँ पर अल्फा एंगल बनाया है, टोटल एंगल इसका सेंटर पर अल्फा बना हुआ है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये मिड पॉइंट है, जस्ट इसके मिड को सेंटर से मिलाइए। टोटल एंगल अल्फा है तो इधर भी एंगल हो जाएगा कितना, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इधर भी एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा, और इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं और इसकी मास डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, ये मास डेंसिटी हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पर बड़ा फिगर बना दिया मैंने, चलिए देखिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से थीटा एंगल पर एक ऐसा स्ट्रिप इसमें लेना है जो यहाँ कितना का एंगल बना रहा हो, ये एंगल डी थीटा का हो, ये एंगल डी थीटा होगा, और ये आर है, ये जो स्ट्रिप हमने चूज किया है बाबू वो होगा आर इंटू डी थीटा। इसलिए
इसका ये हमने क्या लिखा, ये dl लिखा, dl या dx, तो dl हो जाएगा r इंटू डी थीटा। ओके, तो dm हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, dl की जगह पर r इंटू डी थीटा, dm मिल गया। अब हम उसका इस एलिमेंट्री का x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये चूंकि डी थीटा था, इसको हम मानते हैं कि ये x एक्सिस है। तो चलिए ये वाली जो हाइट होगी क्या होगी, y कोऑर्डिनेट, ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो x कोऑर्डिनेट होगी, ये लेंथ x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो आप देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो इस एलिमेंट्री का x कोऑर्डिनेट हो गया r sin थीटा और y कोऑर्डिनेट हो गया r sin थीटा। ओके, और हमें लिमिट लेना होगा इसका, इधर जाएंगे तो प्लस में अल्फा बाई 2 और इधर आएंगे तो माइनस में अल्फा बाई 2। मैं इसे मिटा देता हूं, बस ध्यान में रखना है कि लिमिट हमें, चूंकि पूरा एंगल अल्फा है तो हाफ एंगल इधर की ओर अल्फा बाई 2 और इधर की ओर भी अल्फा बाई 2। हम एक ऐसे स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं जो सेंटर पर अल्फा का एंगल बना रहा है, तो दोनों साइड से अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट हमने समझ लिया कि इसका x कोऑर्डिनेट r sin थीटा है और y कोऑर्डिनेट है r cos थीटा। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, हमें xm निकालना है। तो dm में उसके x कोऑर्डिनेट से गुना कराएंगे, फिर dm के इंटीग्रेशन से डिवाइड करेंगे। लिमिट क्या लगाना होगा, अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो xm आएगा, देखो बेटा पहले आप ध्यान से देखना, देखो इस ऐसा एलिमेंट्री एक इधर भी है, मैंने बोला था कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिकल कैंसिलेशन के बेसिस पर हम इसके कोऑर्डिनेट को मैनेज कर सकते हैं। ये एलिमेंट का पोजीशन इस लाइन से जितना इधर है वैसा ही इधर वाले एलिमेंट का भी होगा। इसका y वाला पार्ट जो होगा, ये कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं x कोऑर्डिनेट, इसके x कोऑर्डिनेट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हर एलिमेंट्री का इस डायरेक्शन में, इस साइड में काउंटर एलिमेंट्री मिलेगा जो इसके x वाले समेशन, जैसे यहाँ dm और x r sin थीटा लिखिएगा, तो यहाँ पर dm और x की जगह पर माइनस r sin थीटा लिखिएगा, तो ऐसे समेशन में ये फाइनली कटकर जीरो हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी आप अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका टोटल इंटीग्रेशन जो dm की वैल्यू रखिएगा आप जो लैम्डा इनटू r d थीटा, फिर इसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे x की वैल्यू रख करके, तो हमें जीरो रिजल्ट मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिकल कैंसिलेशन, उसके बेसिस पर हम लोग इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। ऐसा होता था ना कि मान लो यहाँ पर एक रॉड है इस तरह से और इधर जैसा पार्ट है उसको वैसा ही पार्ट इधर है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ लाइज कर जाएगा, इधर वाले जो मासेस होंगे इधर वाले मासेस को काउंटर बैलेंस कर जाएंगे, है ना। इधर 1 kg था, इधर भी 1 kg, इधर 2 kg मान लो यहाँ है, यहाँ भी 2 kg है, तो ऐसे केस में ये इसके कोऑर्डिनेट को खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास फाइनली यहाँ पर लाइज कर जाएगा। तो उस बेसिस पर हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट नहीं होगा जब भी सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा ये y वाले एक्सिस पर। तो चलिए xm डायरेक्ट यहाँ पर जीरो लिखा जा सकता है, xm इक्वल टू जीरो। ये क्यों, बाय द यूज ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू सिमेट्री, ये हम लोग खत्म कर सकते हैं। अब YCM को देखिए, YCM फिर वही dm बट उसका y कोऑर्डिनेट बाय dm, फिर इंटीग्रेट करना होगा, तो dm हो जाएगा लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा और y कोऑर्डिनेट है r cos थीटा, इसको इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 और फिर लैम्डा r इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, देखिए लैम्डा तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट वाला इंटीग्रेशन के अंदर भी है, तो उसको हटा सकते हैं, तो हमें YCM मिल जाएगा
कितना यहाँ आर कॉस थीटा होगा, आर को बाहर कर लेता हूं, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, और नीचे हो जाएगा डी थीटा माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू। तो यहाँ आएगा ये आर तो रह ही जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा होगा, और जब ये वैल्यू रखेंगे हम लोग, देखिए ये साइन थीटा होगा माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू। यहाँ हो जाएगा 2r साइन अल्फा बाई टू एंड नीचे हो जाएगा अल्फा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट को हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जब अप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू सेमी सर्कुलर में ये पूरा हाफ हो जाए, पूरा यहाँ से यहाँ तक पाई हो जाएगा, तो हाफ पाई बाई टू रखना पड़ेगा, मतलब अल्फा बाई टू पाई बाई टू रख देंगे, यहाँ भी पाई बाई टू हो जाएगा, है ना, पाई बाई टू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी पाई बाई टू, पाई बाई टू, 2r बाई पाई क्यों आ रहा है, ये अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू, ठीक है, यहाँ आर डी थीटा आर डी थीटा सारा कैलकुलेशन सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे, ये हमारा रिजल्ट आया कि 2r साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फा हो जाएगा, अल्फा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, 2 साइन अल्फा बाई टू बाई आर हो जाएगा, और नीचे दोनों एंगल को यहाँ पर ऐड करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये जनरलाइजेशन हो गया इस रिजल्ट का। अब हम लोग करते हैं जैसे इसी रिजल्ट को फॉर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, जैसे ये मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इधर वाला एंगल जो हम लोग अल्फा बाई टू लिखे थे पाई बाई टू हो जाएगा, और इधर भी पाई बाई टू हो जाएगा, तो दोनों एंगल पाई बाई टू हो गया। पाई बाई टू एंगल है तो हमें एक्सीएम तो मिलेगा नहीं, इसमें लिखेंगे एक्सीएम इक्वल टू 0 एंड वाईसीएम इक्वल टू 2r साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फा आया था, तो यहाँ 2r हो जाएगा एंड साइन अल्फा, पूरा ये अल्फा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, ये सब अल्फा बाई टू है, अल्फा बाई टू है, यहाँ पाई बाई टू रख सकते हैं, पाई बाई टू रखिए और अल्फा की जगह पर पाई रखिए, तो ये कितना हो गया 2r हो गया, साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पाई, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2r बाई पाई, रिजल्ट आ गया 2r बाई पाई, रिजल्ट आ गया 2r बाई पाई। तो इसे आप याद रख लेंगे, एफसी वर्मा की बुक में इसका दिया हुआ है, और वो मैंने एक जनरल डेरिवेशन कर दिया कि किसी भी शेप का अगर सर्कुलर स्ट्रिप दिया है, किसी भी शेप का सर्कुलर स्ट्रिप दिया हुआ है, किसी भी डायमेंशन का, सॉरी, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन कर रहा है 2r साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फा, तो इसको आप याद कर लेंगे। अब चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं, और अब हम लोग लिखते हैं कि सेंटर ऑफ मास फॉर अ सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, या फॉर अ डिस्क फॉर अ सेमी सर्कुलर डिस्क, समझ गए, सेमी सर्कुलर डिस्क। चलिए जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक डिस्क है, ये रिंग नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस, x रेडियस का एक सर्कुलर स्ट्रिप, ऐसे सर्कुलर स्ट्रिप हम लोग कट कर देंगे, ये रिंग है, ये सर्कुलर रिंग कट किए जिसका रेडियस क्या है x है, और ये जो थिकनेस हमने लिया ये क्या ले लिया dx ले लिया। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास, अभी मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था कि अगर हमें सिस्टम
खुद एक बॉडी, बहुत सारे बॉडी का सिस्टम और उसकी सेंटर ऑफ मास लिखना होगा तो हम क्या करेंगे कि पहला बॉडी और उसका सेंटर ऑफ मास का प्रोडक्ट, दूसरा बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास का प्रोडक्ट। तो ये अभी हमने जो रिंग लिया अभी एक पार्टिकल नहीं रहा, ये खुद एक बॉडी हो गया, तो इसका मास लिखेंगे और इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, अभी फटाफट जवाब दीजिए, आप लोग अभी पढ़े हैं, क्या होगा 2r/पाई हो जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा 2x/पाई, मतलब ये जो रिंग हमने जो एलिमेंट्री लिया है उसका सेंटर ऑफ मास 2x/पाई पर लाइज करेगा, 2x/पाई पर लाइज करेगा। मान लीजिए कि इसका जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी यहाँ पर सरफेस मास डेंसिटी दिया जाएगा, तो ये सिग्मा है, तो हमें इसकी एरिया लिखना होगा, इसको हम कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप का है जो हमने एलिमेंट्री लिया है वो कुछ ऐसा है, इस टाइप का है, ये एलिमेंट्री हो गया। एलिमेंट्री को जब आप ऐसे फैलाओगे तो ये लेंथ हो जाएगा पाई एक्स और ये dx है, तो ये जो एरिया होगा, एरिया dA का वैल्यू हो जाएगा पाई एक्स इंटू dx, इसलिए dm हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, मास डेंसिटी इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू dx हो जाएगा, है ना। एक यूनिट एरिया पर मास सिग्मा है, तो जो एरिया हमने कट किया है, जो एलिमेंट्री हमने कट किया है उसका एरिया हो जाएगा पाई एक्स इंटू dx, तो dm हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ भी सिमेट्री से अगर हमारा x एक्सिस सीधा है, y एक्सिस सीधा है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाइज करेगा, क्योंकि इधर जिस तरह से बॉडी है वैसा ही बॉडी इधर है, तो इसका इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट को कैंसिल करेगा। हर पार्टिकल का इस साइड में जो पार्टिकल है उसका मास और x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर होता है तो ऐसा ही एक पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट में भी लाइज करेगी जिसके मास और कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगी, इसलिए हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट से इंटरेस्ट रखना है। तो यहाँ पर फटाफट लिख लीजिए ycm इक्वल xcm इक्वल टू 0 एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ycm। ycm कैसे निकालेंगे, तो इसकी मास कितना आया, इसकी मास आया और सिग्मा पाई x dx आ गया, इसकी मास आ गया, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 2x/पाई, 2x/पाई, आप समझ रहे हैं ना 2x/पाई क्यों ले रहा हूं। अभी शायद हाँ आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा था, जो पार्ट 2 लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी का अगर सिस्टम बनता है तो बॉडी का मास और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, अगला बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ बहुत सारे रिंग का एक सिस्टम बनेगा, ये रिंग, फिर अगला रिंग, फिर अगला रिंग, फिर अगला रिंग। रिंग इटसेल्फ एक बॉडी है ना, एक पार्टिकल नहीं है, तो इसका पूरा मास लिखा, फिर उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख दिया, फिर ऐसे ही का समेशन करना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r करेंगे, फिर यहाँ पर टोटल मास सिग्मा पाई एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r करेंगे। देखिए ये सिग्मा पाई कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद इसको मिटा देता हूं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा 0 से r, है ना, x² नहीं सॉरी यहाँ x है तो x² 2x² है ना, तो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 2x³ 3 एंड 0 से r, और नीचे x सिर्फ है तो x² 2 0 टू r, मीन ये हम लोग YCM निकाल रहे हैं, तो YCM की वैल्यू हो जाएगा, r यहाँ पर पुट करने से यहाँ पर r² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4x³ हो जाएगा एंड आया 3 बट नीचे x² हो जाएगा। लिमिट पुट करना है 0 से r, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आफ्टर कैलकुलेशन 4r/3 हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर लाइज करेगा, तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा xcm इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड ycm इक्वल टू हो जाएगा 4r/3 हो जाएगा, ठीक है।
इसका भी जनरल फॉर्मूला किसी भी अगर सेट का हो, किसी भी डायमेंशन का हो, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये इस शेप का है ऐसा, और आपका क्वेश्चन यही है कि इसका कितना होगा। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखिए ऐसे ऐसे प्लेट का। तो मान लो इधर ये टोटल एंगल यहाँ पर अल्फा सबटेंड करता है, तो ये एंगल अगेन अल्फा बाय 2 हो जाएगा और ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा, है ना, अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो हमारा जो फिर हम यहाँ पर एलिमेंट्री वैसा ही लेंगे। देखिए यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx विड्थ का ऐसे स्ट्रिप लेंगे और उसका एरिया लिख लेंगे। ये जो दूरी हो जाएगी, क्योंकि एंगल टोटल अल्फा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी ये r अल्फा, मतलब x इंटू अल्फा, और ये हमने dx ले रखा है, तो इसलिए इसका एरिया हो जाएगा लेंथ x अल्फा एंड dx, इसलिए इसकी मास हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, मतलब सिग्मा इंटू x अल्फा इंटू dx हो जाएगा, सिग्मा इंटू x अल्फा इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ dm है ना, तो हमारा अब आएगा dm। इसमें भी x कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, y कोऑर्डिनेट, तो इस स्ट्रिप का y कोऑर्डिनेट आपको याद होगा कि स्ट्रिप के लिए हमने यूज किया था कितना, 2r, तो यहाँ 2x हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2, है ना। ये मास हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर यहाँ पर dm इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद अब हम वहां पुट करते हैं dm की वैल्यू, तो आ जाएगा, हम लोग y cm निकाल रहे हैं, तो dm की वैल्यू सिग्मा x अल्फा dx, यहाँ पर इसको मिटा देता हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। चलिए तो आया यहाँ dm की वैल्यू सिग्मा और x अल्फा इंटू dx 2x साइन अल्फा बाय 2 और डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2 यहाँ रहेगा। फिर dm सिग्मा x अल्फा dx और लिमिट दोनों जगह x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l हो गया। देखिए सिग्मा अल्फा ये दोनों जगह है, इसको कट आउट करता हूं मैं, तो x यहाँ भी x है तो x स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 2x स्क्वायर, ओके 2x स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2, ये दोनों भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा, तो इसको कर ही लेते हैं। साइन अल्फा बाय 2 बाई अल्फा बाय 2 भी कर लेते हैं बाहर, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx, नीचे हो जाएगा x इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से r, तो आपका आंसर मिलने वाला वो है 2 साइन अल्फा बाय 2 बाई अल्फा बाय 2 और यहाँ x क्यूब, तो r क्यूब बाय 3 और r क्यूब बाय 3 और r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना, तो r चला जाएगा वहां, तो 4 हो जाएगा यहाँ 4r साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना 3 इंटू अल्फा बाय 2, ये हमारा रिजल्ट मिला, इसको याद कर लेना चाहिए। इसी में अल्फा की जगह पर हम पाई रख देंगे, तो 4r बाय 3 कितना पाई बाय 2 होगा, 3 पाई होना चाहिए, 4r बाय 3 पाई आ जाएगा। जैसे यहाँ अल्फा बाय 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो 2 ऊपर चला गया तो यहाँ अल्फा ही न बचेगा, ये 2 अगर ऊपर जाता है तो यहाँ अल्फा बच जाएगा, तो 4r इंटू साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा, इधर पाई रखने से
हमें सेमी सर्कुलर डिस्क का मिल जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्क का के किसी भी पार्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए, इसका आंसर हमें कितना मिला, डिस्क के किसी पार्ट का अगर हमें चाहिए होगा, यहाँ पर अगर अल्फा एंगल बना है तो आया 4r साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 अल्फा, ये आंसर आया। अगर हमें हाफ का चाहिए तो यहाँ पाई रख दीजिए, पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ भी पाई हो जाएगा, तो 4r बाई 3 पाई जो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए आंसर आता है, वो आंसर हम लोगों को मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अब मान लो कि तुम्हें कुछ इस टाइप का देता है, ऐसा दे दिया बाबू, इस टाइप का दे दिया, कुछ एनुलर डिस्क दे दिया, ऐसे बीच में इस वाले पार्ट में देखिए ये सर्किल नहीं बन पा रहा है अच्छे से, ऐसा दे दिया है ना। इसमें बोलता है इस पार्ट में ही सिर्फ मास है, इस वाले पार्ट में मास है और ये पार्ट वैकेंट है, ये एम्प्टी है और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलता है कि इसकी सेंटर ऑफ मास को आप कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करेंगे, जस्ट वैसे ही कैलकुलेशन करना है। यहाँ से x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप ले लेना है, इसके अंदर ऐसे x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप लेंगे जिसका थिकनेस ये dx हो जाएगा, ये SC वर्मा का ही प्रॉब्लम है ना। तो इसका लेंथ हो जाएगा, चलिए इस स्ट्रिप को फैलाएंगे तो ऐसा फैलेगा और ये हो जाएगा, ये जो होगा ये पाई x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा dA इक्वल टू पाई x इंटू dx हो जाएगा, इसलिए इसका dm मास हो जाएगा सिग्मा पाई x इंटू dx। इसकी मास मिल गया। मास मिलने के बाद चूंकि ये सर्कुलर स्ट्रिप है, एक रिंग जैसा, इसके सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो यहाँ dm इंटू 2x बाई पाई इंटू dx का इंटीग्रेशन, बस x का लिमिट, जैसे मान लो ये r1 रेडियस का है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r2 है, यहाँ r1 से r2 लिमिट लगा लेंगे और डिवाइडेड बाय फिर dm का वैल्यू ये पुट कर लेंगे, फिर लिमिट r1 से r2 लगा करके और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं मिटाता हूं, आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। अब पढ़ते हैं हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हमने सीख लिया। हमने पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास, जैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टिकल यहाँ 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 ऐसे फैला है, तो सबका हम लोग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिंक करके और तब ये फार्मूला mi xi का समेशन बाय सिग्मा mi लगा करके xcm निकालते थे, ycm के लिए mi yi और सिग्मा mi से निकाल लेते थे। इसके बाद हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ सिस्टम, मतलब कोई ज्योमेट्री दिया है, जैसे मान लो ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है और इसका पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है, इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास और इसके सेंटर ऑफ मास का, तो m1 x1 cm m2 x2 cm डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो xcm मिल जाएगा। उसी तरह ycm के लिए m1 y1 cm m2 y2 cm डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पार्ट 2 था उसमें पढ़ चुके थे। और अभी हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ जो कंटिन्यूअस बॉडी का सिस्टम होगा उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास ऐसे कैलकुलेट करेंगे और सारे रिजल्ट को भी याद रखना है ना, सारे रिजल्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हमारा टर्म आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अच्छे से लिखिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो कैसे हम काम करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तो कुछ इधर नहीं बच रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर एक्सीएम इक्वल टू, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि आरसीएम इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 ऐसा होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा drcm dt इक्वल टू m1 dr1 dt प्लस हो जाएगा m2 dr2 dt डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2। ये क्या है drcm dt, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ये m1 v1 हो जाएगा और ये m2 dr2 d2 क्या है, ये सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो एसीएम इसी तरह से हो जाएगा m1 a1 प्लस हो जाएगा m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग अगर डिफरेंट बॉडी का वेलोसिटी मालूम हो, डिफरेंट पार्टिकल्स का, तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट पार्टिकल का एक्सेलरेशन मालूम हो तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे इसको समझने के लिए यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये मान लो 3 kg की एक पार्टिकल है और यहाँ 4 kg की एक पार्टिकल है। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड और इसका इस डायरेक्शन में या इधर की ओर है 3 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है, क्वेश्चन आपका है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे तो vcm मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर vcm हो जाएगा m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे तो वेक्टर vcm हो जाएगा m1 मीन 3 और v1 4, लेकिन ये j कैप की ओर है तो यहाँ j कैप लगा देंगे प्लस m2 4 और 3 है ना तो 3 में i कैप लगाएंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, टोटल मास 3 प्लस 4। तो VCM हो जाएगा 12 j कैप प्लस 12 i कैप डिवाइडेड बाय 7, मतलब वेक्टर VCM हो जाएगा 12/7 i कैप 12/7 j कैप। आप इसकी मॉड्यूलस निकाल लेंगे तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड मिल जाएगा। उसी तरह से अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो आप कि ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है ना, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है, ये 37 डिग्री के एंगल पर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये इधर से ये भी 37 डिग्री के एंगल पर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 2 kg है और ये भी 2 kg है। फिर इसकी एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका ले लेते हैं, अभी छोड़िए एक्सेलरेशन दूसरे एग्जांपल में कर लेते हैं। 2 kg की दोनों ब्लॉक है तो सबसे पहले यहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इस 5 मीटर पर सेकंड को रिजॉल्व करेंगे तो इधर 5 cos 37 लगाओगे तो 5 cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 37 4/5, तो इधर 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा cos 4/5 तो ये 8 मीटर पर सेकंड और इधर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, वेक्टर VCM निकालना है तो इसको IJ फॉर्म में लिख लेंगे। ये 2 हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ भी 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -8i कैप -6j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास 2 + 2 हो जाएगा। तो ये 8i कैप, ये -16i कैप, तो -8i कैप हो जाएगा। यहाँ 6j कैप, वहाँ -12, तो -6j कैप डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 4 से ये हो जाएगा -2i कैप, फिर -3/2j कैप, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। चाहे तो आप इसकी मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों का एक्सेलरेशन गिवन है। जैसे मान लीजिए इसी में ये चीज एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम एसीएम भी पैसे ही निकालेंगे। m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर लेंगे। मीन वेक्टर एसीएम हो जाएगा m1 मीन 3
और एक्सेलरेशन 4j कैप प्लस m2 में 4 और इधर i है ना तो 3i कैप लगा देंगे डिवाइडेड बाय दोनों का मास 7 हो जाएगा तो 12i कैप बाय 7 प्लस 12j कैप बाय 7 ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, ईच पार्टिकल का वेलोसिटी एंड सेंटर ऑफ मास गिवन हो। तो अगर कुछ एंगल दिया है तो उसको रिजॉल्व करके आईजे फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अगर आईजे फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है तो इट्स ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला में पुट करके और आंसर को शूट कर देना है, ठीक है। अब चलिए अब जो अब क्या लिखते हैं, चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक हेडिंग डालिए चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए पहले तो आप सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन है एफ एक्सटर्नल बाय एम इक्वल टू वेक्टर एसीएम। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे भी निकलता है जब फोर्स दिया हो इंडिविजुअल बॉडी पर। तो हम यहां से क्या पाते हैं, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 ये इंप्लाई करेगा वेक्टर एसीएम इक्वल टू 0 and if UCM 0 तो then from formula SCM equal to SCM कैसे निकालेंगे, UCM T प्लस हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स पर ये भी 0 होगा। तो जो SCM होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए कि अगर सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हों, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हों और शुरू से ही पार्टिकल का जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 हो, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, मतलब डेल एक्सीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लैंक है और इस पर कोई मैन इस पर ट्रेवल कर रहा है। जैसे ये मान लो कोई प्लैंक है और इस पर कोई मैन इधर को ट्रेवल कर रहा है, इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है। तो ये जो इस पर चलेगा तो ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा चलने के लिए, जो मैन इस पर चलेगा तो ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन चलेगा और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तो इस केस में क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स लगा करके ये मोशन कर रहा है। तो ऐसे केस में भी सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज करने का कंडीशन है कि एफ एक्सटर्नल 0 हो और यूसीएम भी 0 हो, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, है ना। अब सेंटर ऑफ मास के चेंज का क्या फॉर्मूला होगा, देखो हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लोग लिखेंगे कि सिंस एक्सीएम होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट दोनों का इंडिविजुअल पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज करता है तो एक्सीएम प्लस डेल एक्सीएम इक्वल टू m1 x1 प्लस डेल x1 m2 x2 प्लस डेल x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड माइनस फर्स्ट अगर आप करते हैं तो मिलेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट से मिलने वाला है हमें कि डेल एक्स सी एम इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, है ना। अगर मान लो दो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज करता है, दोनों ही पार्टिकल का जो सिस्टम फॉर्म किया है, तो सेंटर ऑफ मास में जो चेंज आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके। और यदि इफ हमें सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं चाहिए, ये कब, कि जब यूसीएम 0 हो एंड वेक्टर एफ एक्सटर्नल भी क्या हो, 0 हो,
तो इस समय ऐसा हो जाएगा, डेल एक्स एम 0 होगा। लेकिन इंटरनल फोर्स से वो आपस में उसकी कोऑर्डिनेट चेंज कर सकता है। तो उस केस में m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर तीन ठो सिस्टम में पार्टिकल है तो m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस m3 डेल x3 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ये प्लैंक है, ओके, और एक मैन इस पर सिचुएटेड है। इसका स्मॉल मास m है, इसका कैपिटल है, और प्लैंक का लेंथ l है। क्वेश्चन है कि जब मैन इस पर ट्रेवल करके एंड A से एंड B तक पहुंचता है तो प्लैंक में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दोनों इस तरह से डिस्प्लेस होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो डेल एक्सियम 0 होगा। डेल एक्सियम 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 0 होगा। मतलब अगर डेल x1 पॉजिटिव होगा तो डेल x2 क्या होगा, निगेटिव होगा। मीन अगर ये मास का डिस्प्लेसमेंट, ये मैन का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होगा तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड होगा। और इस तरह से होगा कि इसका मास और इसके डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट प्लस इसका मास और इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब ये मैन एंड A से एंड B तक पहुंचता है तो प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो मान लीजिए कि प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में x हो जा रहा है ना, x हो जा रहा है, और प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये मैन L चला है, प्लैंक पर L चला है, और प्लैंक खुद x से मोशन कर गया है। मतलब यहां पर आ गया होगा प्लैंक। मैंने बताया कि पीछे जाएगा, लेकिन हम मान रहे हैं आगे जाएगा, अपने आप निगेटिव का साइन आकर के इंश्योर कर देगा कि हमने जो इधर माना था वहां नहीं आकर हमने माना कि x से ये आगे बढ़ गया। तो अब मैन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा l प्लस x। पहले मैन का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था, अब हो गया l प्लस x। पहले इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, l/2, अब इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l/2 प्लस x हो गया। तो पहले l/2 था, अब सेंटर इसका डिस्प्लेस कर गया, हो गया किस पोजीशन पर, l/2 प्लस x पर। इसके सेंटर में डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, डेल x का हुआ, और मैन में डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, मैन का 0 था और अब हो गया l प्लस x। तो मैन का डेल x2 हो गया l प्लस x, और प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हो गया, है ना। हम डायरेक्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके ना सीखें, बस ये समझ लें कि प्लैंक x से गया है और मैन इस पर l डिस्टेंस आगे बढ़ा है, और प्लैंक खुद x से चल दिया है। तो मैन का जो फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा l प्लस x हो जाएगा। इनिशियल 0 था तो डेल x 1 हो जाएगा l प्लस x माइनस 0, मतलब l प्लस x, एंड डेल x2, प्लैंक तो x से डिस्प्लेस किया ही है तो इसका x हो जाएगा। अब मास ऑफ मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल x1, मास ऑफ प्लैंक m और डेल x2, ये मिलकर 0 हो जाएगा। तो ml प्लस mx प्लस कैपिटल mx इक्वल टू 0, मीन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू x इक्वल टू माइनस ml। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू बच्चों मिल रही है, क्या मिल रही है, तो x इक्वल टू माइनस ml डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो इस तरह से हमने देखा कि ये निगेटिव में आया, मतलब प्लैंक उस डायरेक्शन में माइनस ml डिवाइडेड बाय m प्लस m से डिस्प्लेस कर जाएगा उस डायरेक्शन में। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, अपने एसवी बुक पढ़ता होगा, देखा होगा, एक बैलून है और ये एक स्ट्रिंग है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये अरेंजमेंट है, और यहाँ से एक मंकी है m मास का, इसका m है, कैपिटल M है, और इन दोनों के बीच की दूरी l है। क्वेश्चन है कि जब मंकी यहाँ तक पहुंचेगा तो बैलून का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। तो फिर वैसे ही मान लेते हैं कि बैलून x से डिस्प्लेस कर जाएगा, ये x से डिस्प्लेस कर जाएगा, और ये इसको इस पर l डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना ट्रेवल कर जाएगा, ये खुद x से चला है और इसके रिस्पेक्ट में ये l से चल दिया है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसको x1 से हम डिनोट करेंगे, यहाँ डेल x1 हो जाएगा कितना, l तो इस पर चला, ये खुद x उधर ही चल गया है, तो l प्लस x कर लेंगे, डेल x2 हो जाएगा, ये खुद x से चला है तो x हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर m1 डेल x1
प्लस m2 डेल x2 जीरो करना है। ऐसा क्यों करना है कि बाहर से कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अर्थ भी फोर्स नहीं लगा रही है, आपस ही जो इंटरनल फोर्स से ही यहाँ पर मोशंस हो रहे हैं दोनों का, तो ये वैलिड होगा। यहाँ f एक्सटर्नल जीरो है, शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं था, इसलिए डेल एक्सियम जीरो हो जाएगा। डेल एक्सियम जीरो होने के लिए m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 इक्वल टू जीरो होना है। ये स्मॉल m फिर l प्लस x प्लस कैपिटल M into x equal to 0. After solving you will get x equal to minus mn divided by m plus m. जो प्रीवियस आंसर था वही आंसर यहाँ आ गया। कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए वो भी HCV से ही हम एग्जांपल को उठाते हैं। एग्जांपल ये है, उसका शायद ये वर्कआउट का प्रॉब्लम होगा, है ना। ये देखिए लेंथ l है, हाँ l है, और यहाँ पर एक स्मॉल मास m है, ये प्लेन का मास m है, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन फ्री है, म्यू इक्वल टू जीरो है। आपका क्वेश्चन ये है कि ये मास, ये स्मॉल मास a प्लेन b पर जब यहाँ तक आ जाता है तो इसमें कितना शिफ्टिंग होगा। तो चलिए मानते हैं कि इसमें भी x शिफ्टिंग हो जाएगा, x डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा। x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, दैट इज डेल एक्सियम जीरो होगा, डेल एक्सियम जीरो होगा। तो m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स खत्म करना है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर है, जब यहाँ आएगा तो x कोऑर्डिनेट इसका l हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ये खुद x से चला है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में l प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए m1 डेल x1 तो l प्लस x प्लस कैपिटल M इंटू x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल टू माइनस ml बाई m प्लस m। जो मैंने तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व किया, सभी का आंसर सेम आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है HCV का ही, शायद 30 नंबर, हाँ 30 नंबर है, कि एक ये कार्ट है और कार्ट में एक ऐसे बब लटका हुआ है और यहाँ से l डिस्टेंस पर ऐसे एक होल बना हुआ है। तो बोलता है कि ये जब ऐसे जंपिंग करते 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 इस होल में आकर के गिरेगा तो तक में इस कार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी फ्रिक्शन फ्री स्पेस पर है, सरफेस पर है, म्यू जीरो है, और इसका कैपिटल M है और इसका स्मॉल m है। तो जब ये कटकर गिरेगा तो चलिए y डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं बस, बट x डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, x डायरेक्शन में फिर सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगा। ये इस पर l से चला और ये खुद x से चला है, आप इधर ये स्लॉट कट कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर, यहाँ से l डिस्टेंस पर एक स्लॉट है यहाँ पर, और इसी में बॉल रिबाउंड करते हुए कटने के बाद गिरता है, इस पर l चलेगा और ये खुद x से चल देगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट l प्लस x होगा, इसमें x हो जाएगा। तो m डिस्प्लेसमेंट इसका प्लस कैपिटल M डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल टू माइनस ml बाई m प्लस n। तो ऑल दी फोर प्रॉब्लम्स का आंसर हम लोगों ने पाया माइनस ml m प्लस m, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर में आंसर को देखते ही ml बाई m प्लस m टिक आउट मत कर लीजिएगा, ये समझना होगा कि जो स्मॉल मास है वो किसका मास होना चाहिए। ये स्मॉल मास जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है दूसरे पर, एक दूसरे पर, जैसे प्लेन पर मैन डिस्प्लेस हुआ था, है ना, मंकी बैलून वाले रोड पर डिस्प्लेस हुआ था, तो उसका मास होना चाहिए जो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे पर, उसका ये मास है, ठीक है। यहां तक हम लोग काम कर लिए, वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, हाँ ये सब कर लिए। अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, सीवी का ऐसा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। एक बोट है, मिस्टर सिन्हा एंड मिस्टर माथुर, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। ये टू फ्रेंड आर सिटिंग टू डिस्कस प्रॉब्लम, टू फ्रेंड बोलिए या एक फ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, कुछ भी बोल लीजिए, है ना। तो ये है 60 kg और ये है शायद 50 kg के, और बोट है शायद 40 kg और लेंथ है शायद ऐसे कुछ भी हो, चलिए हमने 4 मीटर ले लिया। बोलता है कि ये लोग आते हैं बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मिड में, बोट के मिड में मिलते हैं, तो बोट का इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ 3 ठो सिस्टम है, ये मैन ए, मैन बी और बोट, तो तीनों डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस क्या करना होगा
m3 del x3 इक्वल टू 0 करना होगा, है ना। चलिए ये 0 पर था और ये x से डिस्प्लेस करा, ये मिड पर आया है, तो मिड पर आया मतलब इसके रिस्पेक्ट में 2 चला, बट ये खुद x से चला है तो उसमें 2 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 60 2 प्लस x, बोर्ड तो खुद x से चला है तो 40 इंटू x। प्रॉब्लम अब यहाँ पर आता है, देखिए 50, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे। देखिए ये अभी 4 पर है, ओके, और फाइनल ये वहीं पर आ रहा है जहां पर ये जा रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 2 प्लस x हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 प्लस x से 4 को माइनस कर लीजिए, 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ये माना जा रहा है कि वाटर उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया x डायरेक्शन में। तो अब कैलकुलेशन करते हैं यहाँ, तो आ जाएगा 60 2 प्लस x, यहाँ 40x प्लस ये 50 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 120 प्लस 60x प्लस 40x प्लस 50x माइनस 100 इक्वल टू 0। ये 120 माइनस 100 20 हो जाएगा। तो यहाँ 150x इक्वल टू माइनस 20 हो गया। तो x इक्वल टू माइनस 20 बाय यानी माइनस 2 बाय 15, यानी 2 बाय 15 cm इधर की ओर बोर्ड डिस्प्लेस कर जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। शायद ये पता नहीं डाटा क्या है, बट जो मैंने डाटा लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन है। आप ये मत मान लीजिएगा कि इस चीज में का ही प्रॉब्लम, आप देख लीजिएगा डाटा ये होगा तो आंसर आपका मैच करेगा, ओके। तो हम लोग इस तरह के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर एंड करता है ना। और इसके बाद बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड कोऑपरेटिंग मी। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे।